नमस्कार साथियों, मैं हसनैन रजा पुनः आपके समक्ष उड़ान IAS अकेडमी के इस डिजिटल मंच से उपलब्ध हूँ। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं मेंस के लिए। अभी आप लोग का प्रीलिम्स का पेपर हुआ है। आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब प्रीलिम्स का मॉडल आंसर आया हुआ है। ऊपर में अभी जो 2-3 घंटे का जो एनालिसिस रहा है, 2-3 घंटे में जितने लोगों से मेरी बातचीत हो पाई है उसमें समझ में आ रहा है कि जो पीएससी का जो ट्रेंड है, हर साल जो वो मॉडल आंसर निकालता है और मॉडल आंसर में बहुत सारी गलतियां होती है ना। जो पहला मॉडल आंसर होता है उसमें बहुत सारी गलतियां होती है। वो उसने इस बार भी है ना अपने कार्यक्रम को जारी रखा है, तो उससे अपना डिमोटिवेट नहीं होना है उस चीज के लिए। जैसे कि मैं अपनी बात करूं तो पिछले बार के मॉडल आंसर में, पहले मॉडल आंसर में 119 नंबर था। उसके बाद जब संशोधित मॉडल आंसर आया तो उसमें 142 हो गया था। लेकिन कैलकुलेशन मेरा शुरुआत से यही था कि 140-42 के नंबर के अकॉर्डिंग मतलब आसपास मेरा आएगा। तो आप लोग का भी अभी जितना भी नंबर आ रहा होगा मॉडल आंसर को लेकर के जो कम हुआ है आप लोग का, उससे आप डिमोरलाइज बिल्कुल भी ना होइए। जो विलोपित होना है, जैसे वो चीता वाला क्वेश्चन विलोपित होना है ना, जैसे कि वो छत्तीसगढ़ का जो पंचायती राज से जो जे और चा में जो फर्क है वो है ना, वो विलोपित होना है। एक आध क्वेश्चन जो हिंदी इंग्लिश में गड़बड़ हुआ है वो भी विलोपित होना है। ऐसे क्वेश्चन को विलोपित किया भी जाता है। तो आप ओवरऑल कैलकुलेट कीजिए कि लमसम अपना कितना मार्क्स आ रहा है। अगर आप लोग का 115 नंबर से प्लस आ रहा है ना, तो आप अच्छी स्थिति में है। 120 नंबर से प्लस आ रहा है, बहुत अच्छी स्थिति में है। ऐसे लोगों को मेंस की तैयारी में लग जाना चाहिए बिना किसी को कुछ भी बोले, है ना। और ये जो मैं आप लोग को बता रहा हूँ वो फॉर जनरल बता रहा हूँ। 2-2 नंबर 3-3 नंबर आप कम करते हुए चलेंगे तो आपको फाइनल जो कट ऑफ जाएगा वो इसी के आसपास जाता हुआ दिखाई देगा। हालांकि एग्जैक्ट कोई भी एग्जैक्ट कट ऑफ नहीं बता सकता है, लेकिन जो मेंस मांगता है, मेंस क्या मांगता है कि आप तैयारी में तुरंत जुट जाएं। क्योंकि अगर 1-1.5 महीना आप लेट कर दिए कि पीएससी प्रीलिम्स के रिजल्ट तक का मैं 1 महीना तक के रुक जाता हूं, उसके बाद तैयारी चालू करूंगा, तो आप एग्जाम बहुत ज्यादा तैयारी करने के बाद अच्छा तो दे पाएंगे लेकिन रैंक नहीं ला पाएंगे। और अगर रैंक अच्छा भी आ गया पोस्ट तक के नहीं पहुंच पाएंगे। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए है ना, एग्जाम की तैयारी आप अभी से तुरंत वीडियो को देख रहे हैं आप, उसके बाद तुरंत जुड़ जाइए। और खासकर ऐसे लोग जिनका एक आध बार मेंस हुआ होगा या मतलब एक आध बार मेंस में अपीयर हुए होंगे या तो फिर पहली बार अपीयर हो रहे होंगे, उनको तो बिल्कुल चुपचाप पहले सिलेबस को देखना चाहिए और चुपचाप बैठ जाना चाहिए। उड़ान IAS अकेडमी ने है ना इस सीरीज को कंटिन्यू, जो ये मेंस की सीरीज जो चल रही है अभी, इसको कंटिन्यू करेगी। आप इन वीडियो से जुड़े रहिए। बहुत सारा जो एक्सपीरियंस फैकल्टी है वो आपके समक्ष अपना अनुभव साझा करेंगे कि कैसे आप आसानी से सिलेबस को कंप्लीट कर पाएंगे और अपने लक्ष्य तक के पहुंच पाएंगे। अभी उसी तारतम्य में मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। आज हम लोग देखेंगे कि जो पुराने पेपर्स हुए हैं, पीएससी मेंस के जो पुराने पेपर्स हुए हैं है ना, उसमें पैटर्न कैसा रहा है और इस बार कैसा पैटर्न होने की संभावना है। पिछले बार के मेंस में और उसके पहले के मेंस में है ना, अगर अपन देखते हैं तो पीएससी बहुत बड़ा चेंज किया है, बहुत मतलब ड्रास्टिक चेंज हुआ है। लगातार मैंने भी मेंस दिया है, पिछले बार का मेंस भी मैं दिया हूं, तो इस बात को मैं आपको बता पा रहा हूं कि 2023 का जो मेंस था वो कैसा मेंस था कि उसने पहली बार यूपीएससी की अप्रोच अपनाई थी भाई, यूपीएससी की अप्रोच। ठीक, ऐसा मैं क्यों बोल पा रहा हूं, क्योंकि आप लोग देखे होंगे कि 2022 का मेंस हो गया, 21 का तो बहुत ज्यादा कठिन था है ना, उसको छोड़ करके 20 का, 19 का, 18 का ये एकदम फैक्चुअल थे। मतलब अगर आपको आंसर आता है तो आप लिख लोगे, मतलब आपको उसका उत्तर याद करके आए हो तो आप लिख लोगे। लेकिन अगर आपने उत्तर याद नहीं किया है तो आप नहीं लिख पाओगे, ऐसा था, सिंपल। लेकिन 2023 का जो मेंस रहा है इसमें क्वेश्चन जो है वो एनालिटिकल थे, लगभग 40% क्वेश्चन। ठीक है, ओरल पेपर की बात कर रहा हूं, 7 पेपर की बात कर रहा हूं, उन 7 पेपर को अगर मैं मिला लूंगा तो 40% प्रश्न तो जो थे वो एनालिटिकल थे। वो जो बात की जा रही थी सरकार बदलने के बाद कि यूपीएससी के पैटर्न पे, यूपीएससी की तर्ज पर परीक्षा ली जाएगी, वो साफ मेरे को दिख रहा था मेंस में कि यूपीएससी का तर्ज पर क्या लिया जाएगा, प्रीलिम्स नहीं मेंस की बात की जा रही थी। तो एनालिटिकल क्वेश्चन की तैयारी भी आप करेंगे है ना, वो कैसे आप तैयार कर पाएंगे उसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। सिर्फ सिलेबस पढ़ने से नहीं होने वाला। आप सोचेंगे कि मैं सिलेबस पढ़ लूंगा तो आप ठीक है 60% की तैयारी आप अच्छे से कर लेंगे, लेकिन ये 40% आप बना नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इस बात को अपन चर्चा करेंगे। यहाँ पर इसको मैं पॉज कर रहा हूँ। दूसरी बात जो मेरा एनालिसिस बोलता है ना,
कि जितने भी पेपर मैंने देखे 2018 सिलेबस चेंज होने के बाद से 2023 तक के, अभी तो संभावना ये भी है कि अगले बार सिलेबस चेंज हो जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। अभी अपन श्योर शॉट नहीं बोल सकते, लेकिन अगर सिलेबस चेंज हुआ तो ये आपका अंतिम अवसर होगा इस सिलेबस को, इस पर्टिकुलर सिलेबस में एग्जाम को क्रैक करने का। तो अपन देखेंगे इसमें पिछले बार के मेंस में और क्या चीज अलग थी। अलग था लैंग्वेज, भाषा। भाषा देखो क्या हो रहा था कि बाकी पेपर में फैक्चुअल जो फैक्ट पूछे जा रहे थे, है ना, भाषा को थोड़ा सा लेंदी, थोड़ा सा कठिन कर देता था। लेकिन 2023 का जो आप देखेंगे पेपर, 2023 का मेंस देखेंगे, ये भाषा को थोड़ा सा सरल किया था और लोगों को मौका दिया गया था कि वो लैंग्वेज में स्कोर कर ले। समझ में आई मेरी बात? लोगों को मौका दिया गया था कि वो लैंग्वेज में स्कोर कर ले, तो ये थोड़ा सा सरल हुआ था। लैंग्वेज, खासकर लैंग्वेज में हिंदी की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, हिंदी की बात, छत्तीसगढ़ी की बात थोड़ा सा सरल किया गया था, जितना मेरा एनालिसिस बोलता है, जितना मैंने पेपर दिया था, मैंने जो पेपर को समझा था, तो उसके हिसाब से थोड़ा सा सरल किया था। एक मैं बोला कि यूपीएससी की तर्ज पर 40% क्वेश्चन आए थे, है ना, कि आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, है ना, आपके अनुसार सही समाधान क्या होना चाहिए। तो ये आपका व्यू जानने की कोशिश की जा रही थी, एनालिटिकल क्वेश्चन। अब हर कोई का व्यू एक समान नहीं होता है, अलग अलग होता है, तो आंसर भी अलग अलग हो गया। किसी को बहुत अच्छा नंबर मिला है, किसी को बहुत कम नंबर मिल गया है। ये चीज भाषा को सरल किया था ताकि एनालिटिकल क्वेश्चन में जो आपका मार्क्स कम होने वाला था, भाषा में आप अच्छा स्कोर कर पाए। इसके बाद जो आप देखेंगे, जो चेंज मैं देखा था वो देखा था पेपर 7 में, ठीक, पेपर 7। अब पेपर 7 में, हालांकि पेपर 7 ओवरऑल सातों पेपर की तुलना में आप इसको सबसे कठिन बोलो तो भी मेरे को लगता है कि ये संतोषजनक होगा, सबसे कठिन, क्योंकि पेपर 7 में स्कोर नहीं होता, स्कोर होता ही नहीं, आप कितना भी लिख के आए स्कोर नहीं होता। लेकिन आप देखेंगे पिछले बार का जो पेपर था, पिछले बार का पेपर, ये पेपर 7 में स्कोर करने के लायक था। ये पेपर बनाया गया था इसको ऐसा, कुछ लोगों को अच्छा स्कोर मिला भी है इसमें। वो इसलिए मिला क्योंकि वो सिर्फ सिलेबस पर डिपेंड नहीं थे, यानी कि सिर्फ पाठ्यक्रम को पढ़ लेना और ये सोचना कि पेपर 7 में स्कोर हो जाएगा, तो नहीं होगा। पेपर 7 में स्कोर तब कर पाओगे आप जब आप करंट अफेयर आपका मजबूत होगा। करंट अफेयर में भी वो भी फैक्चुअल नहीं, फैक्चुअल करंट अफेयर नहीं, एनालिटिकल, कि देश दुनिया में क्या हो रहा है ना, भारत में क्या हो रहा है, ये सारी चीजों को बहुत गहराई से जानना। और जो छोटे छोटे शॉर्ट्स वीडियो आते हैं, है ना, जो राष्ट्रीय स्तर के जो यूपीएससी की तैयारी करवाने वाले लोग हैं वो सब जो डालते हैं, वो सब चीजों को आपको देखना पड़ेगा। आप करंट अफेयर को बहुत ज्यादा मजबूत रखना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं कि एग्जाम आ रहा है तो 1 महीने पहले आप कोई छोटी मोटी मैगजीन उठा लिए और उससे आपका मेंस में आप लिख दोगे पेपर 7 में, तो ऐसा नहीं होगा। आपको इसको बहुत मजबूत रखना पड़ेगा। मैं तो बोलता हूं कि अगर सिलेबस आप पढ़ लिए हैं तो आपका काम केवल 30% होगा, किसमें, पेपर 7 में। अभी आपको 70% अदर एक्टिविटी में ध्यान देना पड़ेगा, अदर चीजों में 70% ध्यान देना पड़ेगा। अगर आपकी बाहरी चीजें बहुत मजबूत है तब आप पेपर 7 में 100 नंबर ला पाओगे। मैं इतना भी बोल रहा हूं, है कॉन्फिडेंस के साथ 100, 110, 120 आप पहुंच सकते हो। लेकिन सिर्फ पाठ्यक्रम पढ़ के जाओगे तो 100 नंबर भी नहीं आने वाला, ये एकदम अकाट्य सत्य है। आप इसको, है ना, आप इसको खुद भी अनुभव किए होंगे, एक आध बार मेंस दिए होंगे, पिछला मेंस भी दिए होंगे, तो आप इसको अनुभव किए होंगे, ठीक, कि सिर्फ सिलेबस पढ़ के, है ना, ये काम नहीं होने वाला है। जो पहली बार मेंस देगा, जिसका पहली बार बहुत अच्छा स्कोर हो रहा होगा, है ना, उन लोग के लिए ये जो चीज मैं बता रहा हूँ ये बहुत ज्यादा, है ना, ये बेनिफिशियल रहने वाली है। अब अपन बात करेंगे इसके सॉल्यूशन की, क्या सॉल्यूशन होना चाहिए। ठीक, ज्यादा से ज्यादा स्कोर करने की, है ना, जो रणनीति है, वो जो रणनीति है, वो रणनीति क्या होनी चाहिए। देखो भाई समझना, रणनीति हमारी ज्यादा से ज्यादा स्कोर करने की रणनीति, क्योंकि स्कोर करोगे आप तभी आपका जो रैंक है वो सही आएगा, है ना। तो इसमें ध्यान देंगे भाई, एनालिटिकल क्वेश्चन। आप एक काम करें, यूपीएससी के कुछ प्रश्नों को देखें, यूपीएससी के प्रश्न आपको थोड़े देखना चाहिए। आप अगर यूपीएससी के प्रश्नों को देखेंगे तो आप एनालिसिस वाले जो क्वेश्चन, एनालिटिकल जो क्वेश्चन है, उसकी प्रकृति को समझ पाएंगे, उसके नेचर को समझ पाएंगे। दूसरा काम, आपको लिखना चाहिए। पिछले बार का जो पेपर है उसको आपको लिखना चाहिए और खुद में देखना चाहिए कि मैं ऐसे एनालिटिकल क्वेश्चन में मेरा व्यू क्या है, वो देखना चाहिए आपको। और तीसरा काम कि आप सिर्फ सिलेबस पर डिपेंड ना रहें, जितना ज्यादा हो सकता है करंट सिनारियो को लिखने की कोशिश करें। जैसे कि अगर अपन बात करें
पेपर 7 की बात कर रहा हूं मैं, पेपर 7 से जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं इसको, कि अगर ओलंपिक हुआ है ना, तो भारत में जैसे कि ओलंपिक होने की संभावना है अभी, है ना, 2032 या 36 में, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है। तो भारत में ओलंपिक होने से भारत को होने वाले फायदे, है ना, अगर हमारे देश में ओलंपिक होता है तो उससे देश को क्या क्या फायदा होगा, ये ऐसे प्रश्नों को आप खुद से सोचिए और इसकी प्रैक्टिस कीजिए। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? आप लोग समझ पा रहे होंगे, आशा कर रहा हूं मैं। तो आप लोग को ओवरऑल क्या करना है, लिख लिख कर देखना है, और इसको खुद चेक मत करो आप, क्योंकि अपना लिखा हुआ आंसर खुद को हमेशा अच्छा लगता है कि अरे वाह मैंने क्या लिख दिया बोल के। ये ऐसा शुरू में मेरे को भी लगता था, लेकिन आप दूसरे को दिखाइए, हो सके तो किसी अनुभवी व्यक्ति को दिखाइए जिसने आरटीआई की कॉपी अपनी 4-5 बार मंगा लिया है ना, यानी कि पीएससी ऑफिस से आरटीआई की कॉपी 4-5 बार मंगा चुके हैं। उनको बोलिए कि मेरा पेपर चेक करे, वो पेपर चेक करेंगे, क्या गलतियां हो रही है वो सबको देखेंगे, वो उसके हिसाब से आप अपनी जो लिखावट है उसमें सुधार करें, है ना। अब हो गई भाषा की बात। तो देखो भाई, अगर आपको पोस्ट लेना है, तो एक तो मैं आप लोग को बोल दिया कि प्रैक्टिस, ठीक, जितना हो सके प्रैक्टिस करना ओवरऑल। दूसरा, आपको पेपर 1 में, पेपर 4 में या पेपर नंबर 6 में, ये 3 में से किसी 2 पेपर को टारगेट करना पड़ेगा, 3 में से किसी 2 पेपर को। अब कोई नहीं बता सकता कि आप जो 2 पेपर को टारगेट कर रहे हो वो पेपर कैसे आने वाला है। अगर आपकी किस्मत अच्छी रही और आपने जो 2 पेपर टारगेट किया था, फॉर एग्जांपल पेपर 1 और पेपर 4 सरल आ गया, तो आप पहुंच जाएंगे पोस्ट तक के। मान लो कि आपने टारगेट किया पेपर 1 और 4, 1 कठिन आ गया, तो फिर वो रिस्की है, मतलब रिस्क तो आपको लेना पड़ेगा। या तो आप एक काम करिए, तीनों पेपर को बहुत ज्यादा तवज्जो दीजिए, बहुत ज्यादा तवज्जो, क्योंकि ये कैसे पेपर है, लैंग्वेज का पेपर। अगर सत्य का उल्टा असत्य होता है तो उसका कोई दूसरा आंसर है ही नहीं। समझ रहे हो मेरी बात? आपको 1 में से 1 नंबर मिलेगा ही मिलेगा। पेपर 4 की बात करें, साइंस की बात करें, तो साइंस में, साइंस तो सर्वभौम है, जो यहां सत्य है भारत में वो सत्य अमेरिका में भी है। जैसे कि अगर मैं कैल्शियम कार्बोनेट बोलता हूं, ठीक, तो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला जो यहां है वही फॉर्मूला अमेरिका में भी होगा, यानी कि इसका उत्तर भी नहीं बदलेगा, कोई मतलब नंबर कटने की संभावना नहीं है। इसलिए ये 2 पेपर को मैं व्यक्तिगत तौर पे, मैं जो पेपर को टारगेट करता हूं 1 और 4 को करता हूं, ठीक। लेकिन आप चाहें तो पेपर 6 को भी टारगेट कर सकते हैं। पिछले पेपर 2018 से 23 का अगर आप देखेंगे, एनालिसिस देखेंगे, कहां पर ज्यादा स्कोर हुए हैं, पेपर 6 में भी हुए हैं। समझ में आ रही मेरी बात? ऐसा कुछ लोगों को अच्छा लगता है, दर्शन पढ़ना, समाजशास्त्र पढ़ना लोगों को अच्छा लगता है, और इसके चक्कर में उन लोग बहुत अच्छे से इसको तैयार कर पाते हैं, है ना। ये मेरा व्यक्तिगत तो 1 और 4 रहता है। हालांकि आपको अगर बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है और ज्यादा से ज्यादा कठोर परिश्रम करना है तो 1, 4 और 6 को आप टारगेट कर सकते हैं, जिससे आप ज्यादा स्कोर कर पाएंगे। जैसा कि देख भी पा रहा हूं मैं कि 2023 में, है ना, आपको पेपर में स्कोर करने का मौका भी दिया गया था। अगला इसमें ये जो पेपर 7 है इसकी रणनीति, तो अपन बात वहीं पर कर भी लिए थे कि आपको सिर्फ सिलेबस के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। जितना मजबूत आप करंट अफेयर को कर सकते हैं उतना मजबूत आप करंट अफेयर को करें। इसके अलावा आप क्या काम कर सकते हैं, इसके अलावा जितने भी ओल्ड पेपर हैं, है ना, पूरे ओल्ड पेपर सबको लिखें आप। सबसे पहला काम तो आपको यही करना है, 2018 से लेकर 2023 एटलीस्ट आपको 18, 19, 20, 21, 22 और 23 ये 6 साल का पेपर को लिखना है। मतलब एक क्वेश्चन भी नहीं छोड़ना है, एक क्वेश्चन का आंसर भी नहीं छोड़ना है। सबसे पहले इसको पूरा लिख के देखो आप कैसा लिख पा रहे हो आप, ठीक, इसको कैसा लिख पा रहे हो आप। अगर आप इसको लिख लेंगे ना, मेरी गारंटी आप 30 से 40% क्वेश्चन की तैयारी जो आपके एग्जाम में ये सीधे प्रत्यक्ष रूप से दिखेंगे, आपको प्रत्यक्ष तौर पे दिखेंगे। कई तो क्वेश्चन हूबहू वैसे ही रिपीट हो जाएंगे, और कई क्वेश्चन मतलब इस तरीके से कान पकड़ा था तो इस तरीके से कान पकड़ने लग जाएगा। ओवरऑल मतलब मोरल ऑफ द स्टोरी की कान ही पकड़ेगा वो, ऐसा। तो 30 से 40% तैयारी तो आपकी कहां पर हो जाती है, जब आप ओल्ड पेपर्स को पूरा सॉल्व करते हैं। हाँ, मैं मान रहा हूं कि बहुत सारे लोग ऐसा बोलते होंगे, लेकिन मैं इस बात की गारंटी ले सकता हूं कि आप 2018 से 23 का अगर पेपर सॉल्व करेंगे तो बहुत ज्यादा फायदे में रहेंगे आप। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है, ठीक, ऐसा। तो रणनीति में अगर अपन देखें, अपने को कहां पर ध्यान देना है, एक प्रैक्टिस में ध्यान देना है, सिलेबस कंप्लीट करने के बाद प्रैक्टिस पे ध्यान देना है। 1, 4 और 6 को बहुत ज्यादा तवज्जो देना है। अगर आप अदर पेपर को दे रहे हैं 2 घंटा, इसको देना है 4 घंटा, ऐसा। इसके बाद करंट अफेयर बहुत मजबूत रखना है, क्योंकि पेपर अब हो गया है एनालिटिकल,
पेपर 7 में भी स्कोर करने के लिए आपको करंट अफेयर की जरूरत पड़ेगी। और उसके बाद 18 से 23 का पेपर अनिवार्य रूप से आप लोग को सॉल्व करना है, अनिवार्य रूप से। अब श्रद्धा भक्ति के ऊपर है किसी की कि 18 के पहले 2012 से जो पेपर हो रहा है 2012 से सॉल्व करना चाहता तो वो भी कर सकता है, ठीक, ऐसा इतनी चीजें हैं। अब मैं आ रहा हूं अपने सब्जेक्ट पे, ठीक, मेरे सब्जेक्ट में देखो भाई, मेरा जो सब्जेक्ट है वो आपका पेपर 3 में आता है, ठीक, और एक पेपर 7 है ना, पेपर 7 में आता है। तो पेपर 3 की बात अपन पहले कर लेते हैं। पेपर 3 में भी कौन सा पार्ट? संविधान वाला पार्ट, ठीक, संविधान वाला पार्ट। हालांकि पेपर 3 में ओवरऑल अगर अपन देखें, छत्तीसगढ़ का इतिहास, भारत का इतिहास, ठीक, एक संविधान और लोक प्रशासन, ये 4 सब्जेक्ट है, ठीक। इसमें भी संविधान का कोई बहुत बड़ा हिस्सा होता नहीं है। अगर देखो इसमें जो पार्ट है वो 85% आप प्रीलिम्स में पढ़ चुके होते हैं, 85%। फालतू के टाइम पास करने मत बैठना कि मेरे को एक एक चीज का नोट्स बनाना है। आपका प्रीलिम्स का नोट्स ही काफी है। अगर आप बहुत अच्छे से पढ़े हैं तो राष्ट्रपति, राज्यपाल, है ना, विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा, संयुक्त अधिवेशन, ये सब आप बहुत अच्छे से पढ़े, महान्यायवादी, महाधिवक्ता, तो आपका 85% तो चीजें कंप्लीट है। सबसे पहले उसी को लिखना चालू कर दो। अब रही बात 15% की, तो इस 15% में क्या क्या चीजें हैं जो एक्स्ट्रा टॉपिक है, जैसे कि हम लोग कभी कभार ध्यान नहीं देते हैं लेकिन प्रीलिम्स में ये भी होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं। जैसे कि संविधान की प्रकृति, संविधान की विशेषता, ठीक, ये टॉपिक एक्स्ट्रा लगता है हम लोग को। इसके अलावा संविधान का आधारभूत ढांचा, हालांकि कोई प्रीलिम्स की तैयारी अच्छे से किया होगा तो वो जानता होगा कि संविधान के आधारभूत ढांचे से क्या आशय है। इसके बाद जो आपका एकदम नया आपको मिलेगा जो प्रीलिम्स में नहीं है, वो है आपका जनहित याचिका, जनहित याचिका, ठीक। इसके बाद अगला टॉपिक न्यायिक सक्रियता, न्यायिक सक्रियता, न्यायिक सक्रियता को आपको भी बहुत अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। अगला न्यायिक पुनर्विलोकन, पुनर्विलोकन। इसके बाद कोई एक सिंगल टॉपिक भी एक्स्ट्रा नहीं है। हालांकि अगर आपको ऐसा नया लगता होगा तो छत्तीसगढ़ का प्रशासन, छत्तीसगढ़ का प्रशासन है ना, ये थोड़ा सा अलग हो सकता है आपके लिए। बाकी 85% सिलेबस जो संविधान का है वो प्रीलिम्स का होता है। सिर्फ ये 15% अलग होता है जिसमें संविधान की प्रकृति, विशेषता, आधारभूत ढांचा, जनहित याचिका, न्यायिक सक्रियता, न्यायिक पुनर्विलोकन और छत्तीसगढ़ का प्रशासन, ये सिर्फ टॉपिक एक्स्ट्रा है। आपको चुपचाप डे 1 में ही, अगर आपको कॉन्फिडेंस गेन करना है, चुपचाप संविधान उठाओ, ये 5-6 टॉपिक को पढ़ो और खत्म करो। कॉन्फिडेंस ये आएगा कि इससे आपको ऐसा लगेगा कि बढ़िया मेरा एक सब्जेक्ट कंप्लीट है, ठीक। कॉन्फिडेंस के साथ तैयारी करेंगे, अच्छा स्कोर कर पाएंगे। अब इसमें स्कोर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो पुराने पेपर्स देखिए, वही मैं आप लोग को बोलूंगा फिर से, जो टॉपर्स लोग लिखे हुए हैं वो कैसे लिखे हुए हैं। और हर टॉपर का भी देखना जरूरी नहीं है। जैसे कि मैं अभी वीडियो बनाने से पहले बहुत सारे टॉपर्स की कॉपी देख रहा था, तो मेरे को यह दिखा कि टॉपर्स को भी नंबर नहीं मिला संविधान में। मतलब पेपर 3 के पार्ट 2 में टॉपर्स को भी मैक्सिमम 18, 19 नंबर, 20 नंबर मिला है 50 में। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। मेहनत वहीं की जाए जहां पर स्कोरिंग की संभावना ज्यादा है। समझ में आई मेरी बात? बाकी सारी चीजों को पाठ्यक्रम कंप्लीट करके, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करके छोड़ दिया जाए तब भी ठीक है। पाठ्यक्रम कंप्लीट करने के बाद हर एक पेपर को देखना, उसके बाद प्रश्नों को देखना, उसके बाद प्रैक्टिस करना, ये आप दूसरी जगह करेंगे। यहाँ ये मेरा सब्जेक्ट है पर्सनल, लेकिन फिर भी मैं आप लोग को यहाँ पर मेहनत करने की सलाह नहीं दूंगा, ठीक। जब बहुत ज्यादा पढ़ने के बाद मेरा खुद का नंबर इसमें कम आता है तो मैं आपको क्यों सलाह दूं? ये चीजें हैं। हालांकि छोड़ना कुछ भी नहीं है, अगर आपको पोस्ट तक पहुंचना है तो पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक, ऐसा। अगला अपन बात करें पेपर 7 की। पेपर 7 की बात करें अपन, हालांकि पेपर 7 में ज्यादा मार्क्स नहीं मिलता, लेकिन फिर भी आप किस में ज्यादा मेहनत करेंगे, पार्ट 1 में, पार्ट 2 में या पार्ट 3 में? तो आपको टारगेट करना चाहिए पार्ट 3, ठीक, पार्ट 3। पार्ट 3 में जो शिक्षा और शिक्षण संस्थानों के बारे में ये सारी जो सिलेबस है, इसमें सबसे ज्यादा मेहनत आपको यहीं पर करना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल आपका जो मार्क्स देकर के जाएगा आपको, वो पार्ट 3 ही देकर के जाएगा। पार्ट 3 आपको पार्ट 1 में, पार्ट 2 में उतना स्कोर नहीं करने के लिए मिलेगा। आप बहुत ज्यादा पढ़ भी लेंगे और लिख भी लेंगे तब भी आपको इतना स्कोरिंग नहीं रहेगा, क्योंकि पेपर 7 का पार्ट 1 जो है, ये
कई बार आउट ऑफ सिलेबस बहुत ज्यादा जाता है, ठीक है। आउट ऑफ सिलेबस मतलब एकदम ही सिलेबस के बाहर, अपन अंदाज नहीं लगा सकते कि वो क्या पूछ देगा। किसी धारा को पूछ देगा तो आप कितनी धारा को रटते बैठ रहेंगे। तो बिल्कुल भी टारगेट ना करिए इसको, बहुत अच्छे से सिलेबस को तैयार करना, सिलेबस को बहुत अच्छे से तैयार करना, प्लस करंट अफेयर मजबूत करना और इसकी प्रैक्टिस करना, ये 3 चीजें आप करेंगे काफी है। पेपर 3 में बहुत ज्यादा मेहनत करना है। यहां पर आपको सोचना है कि कैसे प्रश्न पूछ सकता है, कैसे प्रश्न पूछे गए हैं, ओल्ड पेपर्स को देखना है, टॉपर के नोट्स को देखना है, ठीक। ऐसा जितना ज्यादा हो सके सिटिंग दीजिए, जितना ज्यादा हो सके, क्योंकि कंपटीशन गला काट है। गला काट कंपटीशन का मतलब हेल्दी कंपटीशन है, लेकिन आपको पीछे करने वाले लोग 12-12 घंटे 14-14 घंटे लाइब्रेरी में टिका देते हैं, ठीक है। लाइब्रेरी में बैठ के वो व्यक्ति बिल्कुल भी आराम नहीं करेगा, वो व्यक्ति आपको लगातार कंपटीशन देगा। हो सकता है कि लाइब्रेरी वालों को ऐसा नहीं है, घर में बैठ के भी आप एग्जाम निकाल सकते हैं, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूं, जो आंखों देखा मैं बताता हूं कि लोग 14-14 घंटे भी पढ़ते हैं। हालांकि 14 घंटा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आपका फोकस अगर बहुत ज्यादा है, बहुत अच्छा फोकस है, आप भटकते नहीं है मोबाइल की तरफ, इंस्टा की तरफ, किसी दूसरे व्यक्ति विशेष के प्रति भटकते नहीं है आप, तो आपका 5 घंटा 6 घंटा पढ़ना भी काफी है। बस फोकस लेवल की बात है। तो वही मैं आप लोग को बोलूंगा कि थोड़ा सा एनालिसिस करें पढ़ने से पहले। कुछ चीजें मैंने आपको बताई है, बहुत सारी चीजें आपको प्रदीप सर ने, सुधीर सर ने भी बताई है, ठीक। इसके बाद बहुत सारे जो हमारे अनुभवी शिक्षक है, एक के बाद एक आपके समक्ष वो उपस्थित होते रहेंगे। आपको मेन से रिलेटेड किसी भी प्रकार की अगर क्वेरी होगी तो आप उड़ान IAS एकेडमी के हेड ऑफिस में आकर के, है ना, हम लोग से बात भी कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या होगी, आर्थिक रूप से होगी या फिर सिलेबस को लेकर के होगी या फिर कोई पर्सनल इश्यू होगा, तो आप आकर के उड़ान में डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ हम लोग केवल परिवार के जैसे रहते हैं, कोई एकदम ज्यादा प्रोफेशनल यहाँ चीजें है नहीं। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी तैयारी उड़ान के साथ जुड़ करके ज्यादा अच्छी मजबूत हो सकती है, तो आप बिल्कुल आइए, विजिट करिए, है ना। इसके अलावा अगर आप लोग 2-3 बार, है ना, अपीयर हो चुके हैं मेंस में और आप लोग को अच्छी प्रैक्टिस करनी है ना, पर्सनल गाइडेंस चाहिए, तो उसको लेकर के हम लोग एक टेस्ट सीरीज भी लेकर के आए हैं। मेंस टेस्ट सीरीज लक्ष्य 2024, 2 लेवल पर आपकी तैयारी होगी, ठीक। 2 लेवल पर, एक सब्जेक्ट के लेवल पर, एक फुल लेंथ। सब्जेक्ट के लेवल पर इसलिए ताकि हर एक टॉपिक को आप अच्छा मजबूती प्रदान कर पाए, और फुल लेंथ इसलिए ताकि आपको ओरिजिनल पेपर का एहसास हो पाए, ऐसा। इसके बाद अगर अपन देखें, देखो फीस भी बहुत नॉमिनल रखी गई है। 4,000 रुपया जो है वो ऑफलाइन है, ऑनलाइन 3,000 है। मैं आप लोग को व्यक्तिगत तौर पे सजेस्ट करूंगा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लेना, ये मेरी समझ के तो थोड़े से बाहर में है। आप 4,000 रुपया 1,000 रुपया एक्स्ट्रा खर्चा करके चुपचाप आप ऑफलाइन आइए, पेपर का एहसास करिए, है ना, कैसा पेपर होता है, कैसा होता है, क्या चीजें होती है, क्या चीजें ध्यान में रखनी होती है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं करिए, जितना ज्यादा प्रैक्टिस ही आपका पेपर निकालेगा। टेस्ट सेंटर कहाँ कहाँ होगा? रायपुर के हेड ऑफिस में होगा, रायपुर के दूसरे ब्रांच सिटी प्लाजा में होगा, दुर्ग में होगा, बिलासपुर, राजनांदगांव, जगदलपुर और अंबिकापुर, सारे ब्रांचेस में एक ही प्रकार के प्रश्न पत्र बांटे जाएंगे और फैकल्टी जो रहेंगे विषय विशेषज्ञ रहेंगे। कोई भी मैं आप लोग को सुहावने ढोल का वादा नहीं करूंगा कि सिलेक्टेड मेंबर आएंगे चेक करेंगे ऐसा वैसा। देखो व्यक्ति सेलेक्ट हुआ, जैसे कि मेरा भी सिलेक्शन हुआ है, किसी एक पर्टिकुलर पेपर में हुआ है, लेकिन मेरी विशेषज्ञता किसमें है? मेरी विशेषज्ञता संविधान में है। रवि सर की विशेषज्ञता जो है वो गणित में है। सुधीर सर की विशेषज्ञता भाषा में है, लैंग्वेज में, हिंदी में है। प्रदीप सर की हिस्ट्री में है, ऐसा। तो विषय विशेषज्ञ का पेपर चेक करना और सिलेक्टेड कैंडिडेट का पेपर चेक करना, वो दोनों अलग अलग चीज है। मैं मानता हूं कि अदर इंस्टीट्यूट, कोचिंग इंस्टीट्यूट में देखता हूं कि बहुत ज्यादा ढकोसला करते हैं कि सिलेक्टेड कैंडिडेट आपका पेपर चेक करेंगे। ये सब कुछ भी नहीं है, ये सब ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप विषय विशेषज्ञ से अपने पेपर की जांच करवाएंगे तो आप ज्यादा फायदे में रहेंगे। ऐसे जैसे कि संविधान का नॉलेज मेरे को बहुत अच्छा है, लेकिन मेरे को इतिहास का नहीं है, ऐसा है, ये चीजें है ना। तो कोई भी व्यक्ति का सारा सब्जेक्ट अच्छा हो नहीं सकता। पेपर आपका चेक करेंगे, पर्टिकुलर जो विषय को जिस विषय की सेवा वो कई सालों से कर रहे हैं वो चेक करेंगे। रियाज सर भूगोल चेक करेंगे, 8-10 साल से वो उस विषय की सेवा कर रहे हैं, है ना। सुधीर सर हिंदी चेक करेंगे, है ना, वो लगभग 8-10 साल से उस पेपर को पढ़ा रहे हैं, तो उस पेपर की तकनीकी चीजों को वो जानते हैं, है ना। ऐसा संविधान का पेपर मैं आपका चेक करूंगा, ऐसा। तो आप टाइम का, समय का, है ना, इसमें आप देख सकते हैं सारी चीजें डिटेल से लिखी हुई है, टॉपिक वाइज भी लिखा हुआ है, सब्जेक्ट वाइज भी लिखा हुआ है
कि आपको कैसे तैयार करना है। ये देख सकते हैं आप लोग, ये जो फुल लेंथ, ये फुल लेंथ का रहेगा जिसमें पूरा पूरा पेपर रहेगा और शुरुआत में विषयवार आपके टेस्ट लिए जाएंगे। टोटल 31 वो जो है आपके टेस्ट होंगे। 29 मई 2025 तक के आपका टेस्ट रहेगा ये, ठीक। ऐसा आशा करता हूं आपको मेरे द्वारा उपलब्ध करवाई गई जानकारी जो है वो अच्छी लगी होगी। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कोई नई बात पता चली होगी। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप इस वीडियो को शेयर करें। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।